अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माइक ख़राब हो गया है, मैंने दूसरा मंगवाया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने इसको वापस भेजने के लिए उसको रिटर्न वाला ऑप्शन डाल और रिटर्न वाले ऑप्शन में डाल दिया है। देखिए अब नया कब आता है, अब पुराने से ही काम चलाना होगा, बस ये ठीक ठाक चलता रहे बेचारा। चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डीएसपी आगा अहमद रियाज की तफ्तीशी कहानी। तो इनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो उनमें की कुछ कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो अब तो आज उनकी पहली कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसका नाम है दुल्हन दिल और दिलरुबा। कहानी मुझे अच्छी लगी इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिए और आप लोगों में से चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। एक थानेदार को अपनी सर्विस के दौरान जिन हालात व वाक़यात और तरह तरह के इंसानों की हर लम्हा रंग बदलती फितरत उसके सामने खुलकर आ जाती है, आम आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरा भी अपनी सर्विस के दौरान बड़े अजीब अजीब किरदारों से वास्ता पड़ता रहा है। कुछ वाक़यात और किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। धुर्रे शाह भी एक ऐसा ही किरदार था जो मुझे आज 81 बरस उम्र होने के बाद भी नहीं भूल सका। ये गालिबन 1950 या 1951 का वाक़या है। मैं आपको धुर्रे शाह की सच्ची कहानी सुनाने से पहले आज के ज़माने और उस वक्त के ज़माने में फ़र्क बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये वो ज़माना था जब एटम बम और मिसाइलों जैसे तबाहकुन हथियार मंजर आम पर नहीं आए थे। उस ज़माने में मर्दानगी का इजहार जिस्मानी ताकत और दिलेरी का मुजाहरा से किया जाता था। उस वक्त के आलात हर्ब मुख्तलिफ थे। देहात में एक बड़ी सी लाठी लेकर उसके एक सिरे पर लोहे का खौल चढ़ाकर उसमें सीसा पिघलाकर भर लिया जाता था। उसका वार निहायत ही कारी होता था। मैंने कत्ल की कई ऐसी तफ्तीशें की हैं जिनमें ऐसी लाठी को आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस लाठी से बढ़कर दूसरा ख़तरनाक हथियार बल्लम, बर्छी और कुल्हाड़ी होता था। शौकीन लोग बड़े खूबसूरत और रंगीन नक्श व निगार वाले दस्तों की कुल्हाड़ियाँ हाथ में रखते थे। कुल्हाड़ी और बर्छी से बढ़कर जो आखिरी मोहलिक हथियार था वो सिर्फ जुराइम पेशा लोगों के पास ही होता था। ये दुर्रे से बनी हुई देसी साख्त की बंदूकें होती थीं। उसके अलावा जागीरदार, सेठ लोग और बसरे इख्तिदार तबके के पास इंग्लैंड की बनी बंदूकें या पिस्तौल होते थे। सबसे ज़्यादा मोहलिक हथियार हैंड ग्रेनेडर था जो कश्मीर की जंग के बाद कुछ लोगों के हाथ लग गया था। उन्होंने गाहे बगाहे उसका इस्तेमाल भी किया। ऐसे ही एक ग्रेनेड का वाक़या मैंने अपनी एक तफ्तीशी कहानी नस्लों का कर्ज में लिखा है। इस तहमीद का मतलब यह है कि उस ज़माने में और आज के दौर में नुमाया फ़र्क है। अब मैं आपको धुर्रे शाह की कहानी सुनाता हूँ। गुजरात के इलाके में जुराइम की शरह हमेशा ही ज़्यादा रही है। मेरे वक्तों में भी और आजकल भी यहाँ खासे जुराइम होते हैं। उन वक्तों में आए दिन थाने में लड़ाई झगड़े, दुश्मनी, चोरी चकारी के केस आते रहते थे। उन दिनों राहज़नी भी आम थी। कत्ल की वारदातें भी अक्सर होती ही रहती थी। एक रोज़ सुबह सवेरे ही दो आदमी थाने में ये इत्तला लेकर आए कि गंदे नाली के पुल के नीचे एक इंसानी लाश कीचड़ में धंसी पड़ी है और उसके ऊपर भी कीचड़ की तह जमी हुई है। मैंने फ़ौरन एएसआई से कहा कि वो अपना अमला साथ ले जाए और लाश निकलवा कर ज़रूरी कार्रवाई करे। एएसआई चला गया और तकरीबन 2 घंटे बाद वो हाँफता हुआ मेरे पास आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ जाहिर हो रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, वो इतना परेशान क्यों है? नाले से मिलने वाली लाश धुर्रे शाह की है सर। एएसआई ने कहा तो मैं भी उछल पड़ा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है गफ्फार? मैंने उससे पूछा कि वो लाश घोड़े शाह की है। बिल्कुल सर, एएसआई गफ्फार ने कहा, वो 100% धुर्रे शाह की लाश है। अभी थोड़ी देर पहले कांस्टेबल लाश थाने लेकर आते ही होंगे, आप खुद देख लीजिएगा। मैं बड़ी बेचैनी से लाश के थाने पहुंचने का इंतज़ार करने लगा। उस दौरान में मैं गफ्फार शाह से लाश के मुतालिक मालूमात हासिल करता रहा। उसने बताया कि धुर्रे शाह को कत्ल किया गया है और लाश पर बर्छी या कुल्हाड़ी के ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद लाश थाने आ गई।
उसे एक पुरानी चारपाई पर रखा गया था और ऊपर एक मैली सी चादर डाल दी गई थी। मैंने चादर उठाकर लाश को देखा और पहली नज़र में ही देख लिया कि वो धुर्रे शाह की ही लाश थी। हमेशा की तरह उसने रेशमी कपड़े का कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। साफ नज़र आ रहा था कि उसे कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया है। कुल्हाड़ी का एक वार गर्दन के दाहिनी तरफ उस जगह पर था जहाँ गर्दन कंधों से मिलती है। ये बड़ा कारी वार था और खासी गहराई तक चला गया था। गालबन यही मौत का बाज भी बना था। कुल्हाड़ी का एक बार कॉलर बोन यानी हंसली की हड्डी पर लगा था और हड्डी टूट गई थी। हंसली की हड्डी इंसानी जिस्म की सबसे नाजुक हड्डी होती है और मामूली ज़र्ब से भी टूट जाती है। कुल्हाड़ी का तीसरा वार पसलियों पर लगा था और 2 पसलियों को गहरी ज़र्ब लगी थी। मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली तो कुर्ते की जेब से कुछ छोटे नोट निकले जो भीगे हुए थे। उसके बाएं हाथ में सोने की अंगूठी भी मौजूद थी। इसका साफ मतलब ये था कि उसे लूटने की गर्ज से कत्ल नहीं किया, बल्कि किसी ने दुश्मनी के नतीजे पर उसका कत्ल किया था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई तो मैं इस कत्ल के केस के मुतालिक सोचने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि धुर्रे शाह जैसे नामी गिरामी बदमाश को किसने कत्ल कर दिया। बड़े बड़े गुंडे बदमाश उससे डरते थे और थाने में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद था। वो हिस्ट्री शीटर था। पुलिस वाले भी सोच समझकर उस पर हाथ डालते थे। यही वजह थी कि एएसआई गफ्फार खासा बौखलाया हुआ था। यहाँ मैं सुनने वालों की दिलचस्पी के लिए धुर्रे शाह के मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। धुर्रे शाह रहीमपुर का रहने वाला था। उसका असल नाम जाने क्या था, पर सब लोग उसे धुर्रे शाह ही कहते थे। वो अपनी अच्छी सेहत और दिलेराना वारदातों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। वो दोहरे कद और गठे हुए जिस्म का मालिक था। उसका चेहरा भरा भरा, उस पर बड़ी बड़ी मूछें उसे बारूआब बनाती थी। वो बेइंतहा ताकतवर इंसान था। मेलों ठेलों का वो बड़ा शौकीन था और खुसूसी एहतमाम से मेले पर जाता था। उसका मेले में जाने का अंदाज़ बड़ा अजीब होता था। वो गहरे सब्ज़ रंग का कढ़ाई वाला रेशमी कुर्ता और रेशमी लाचा पहन लेता, सर पर लंबे बालों को एक रेशमी पट्टी पर बांध लेता और एक रेशमी पटका दोनों हाथों में पकड़कर ढोल की थाप पर कभी एक टांग पर और कभी दूसरी टांग पर नाचता हुआ कई फरलांग का फासला तय करके मेले तक जाता था। वो भरे मेले में डांग सोटी की लड़ाई के लिए ललकारता था, मगर उसके खौफ से किसी को उसके साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती थी। रात के वक्त उसके इलाके में उसी की हुकूमत होती थी। लोग डर के मारे उधर से गुजरते ही नहीं थे। अगर कोई घुड़सवार या तांगे वाला रात को उधर से गुजरता तो धुर्रे शाह की हुदूद में आकर रफ्तार तेज़ कर लेता, लेकिन धुर्रे शाह इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ लगाता और भागते हुए घोड़े या तांगे तक पहुंचकर बाग पकड़कर उसको रोक लेता था। शायद यही वजह थी कि लोग उसे घोड़े शाह भी कहते थे। अब उसी धुर्रे शाह को किसी ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया था तो मेरा हैरान होना तो बजा था, क्योंकि वो अकेला 2-3 आदमियों पर भारी था। वो बेशक जुराइम पेशा आदमी था, लेकिन मुझे उसके कत्ल की तफ्तीश करके कातिल को पकड़कर अदालत में पेश करना था। मेरा ख्याल था कि धुर्रे शाह किसी दूसरे जराइम पेशा आदमी के हाथों मारा गया है। ऐसे लोगों की अक्सर आपस में दुश्मनियाँ होती हैं। मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ इन्हीं लोगों से करने का फ़ैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द ही आ गई। उसमें मौत का बाज़ ज़्यादा खून बह जाना लिखा था और उसका बाज़ वही कुल्हाड़ी का ज़ख्म था जिनकी तफसील मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि मकतूल के मैदे में देसी शराब की खासी मिकदार पाई गई है। मौत का वक्त आधी रात के लगभग लिखा गया था। मकतूल का चूँकि कोई वारिस वाली नहीं था और इसलिए उसकी लाश को लावारिस करार देकर दफना दिया गया। उसके बाद मैंने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मैंने अपने मखबिरों को तलब किया। उनमें आदि जराइम पेशा लोग भी थे और मुअज़्ज़िज़ लोग भी। मैंने उनको कहा कि ये मालूम करने की कोशिश करें कि क्या धुर्रे शाह की किसी के साथ ऐसी दुश्मनी थी कि नौबत कत्ल तक पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा कि ये वो बात मालूम करें कि पिछले दिनों में धुर्रे शाह का किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा भी हुआ हो। एक बार इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ आ जाता और मामूली सा सुराग भी मिल जाता तो फिर मेरा काम तो आसान ही हो जाना था। ये मुखबिर इस काम को खूब समझते थे और उन्हें मालूम था कि उन्होंने अपने मतलब की मालूमात कहाँ से हासिल करनी है और कैसे हासिल करनी है। अगले दिन से मुखबिर मेरे पास रिपोर्टें लेकर आने लगे और धुर्रे शाह के कत्ल होने से चंद दिन
पहले की खबरें लाने लगे। उनमें कोई ऐसी खबर नहीं थी जिससे ये तासुर मिलता कि फला वाक़या धुर्रे शाह के कत्ल का बाज़ बना हो। फिर एक और मुखबिर आया। ये मेरा बड़ा ही कामयाब मुखबिर था। वैसे तो जराइम पेशा था और छोटे मोटे जराइम करता था, लेकिन ज़ुबान का जादू चलाना बहुत खूब जानता था और लोगों के घरों के अंदर के भेद भी निकाल लाता था। उसने जो अब ये बात सुनाई, उससे मुझे ऐसा लगा जैसे उसने धुर्रे शाह के कातिल को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। उस मुखबिर ने जो बात सुनाई मैं वो बयान कर देता हूँ। धुर्रे शाह में जहाँ और बहुत सी बुराइयाँ थी, वहाँ वो देसी शराब भी पीता था और तवाइफ बाजी का भी बहुत शौकीन था। उस वक्त की एक नौखेज़ और हसीन तवाइफ दिलरुबा उसे बहुत पसंद थी और वो उस पर दिल खोल कर पैसा लुटाता था। जब वो दिलरुबा के पास चला जाता था तो फिर किसी और को कोठे पर आने की इजाज़त नहीं होती थी, ना वो किसी को आने देता था। अगर पहले से महफिल जमी होती तो उसकी आमद पर पहले से मौजूद तमाशबीनों से माजरत करके महफिल बर्खास्त कर दी जाती। तमाशबीन इस बात का बुरा तो मनाते, लेकिन धुर्रे शाह के खौफ से चुपचाप चले जाते। ये बात मशहूर थी कि धुर्रे शाह और दिलरुबा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और ये नौबत इश्क तक जा पहुंची है। कत्ल से तकरीबन 12-15 दिन पहले का वाक़या है कि धुर्रे शाह अपने चंद साथियों के साथ दिलरुबा के कोठे पर गया तो वहाँ उस वक्त एक जुराइम पेशा जिसका नाम रंगू था बैठा हुआ था। मैं रंगू को जानता था। उसका असल नाम औरंगज़ेब था, लेकिन सब उसको रंगू कहते थे और धुर्रे शाह के पाए का बदमाश था, लेकिन ताकत और दिलेरी में धुर्रे शाह से कम था। रंगू और धुर्रे शाह की आपस में सर जंग चल रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी खुलकर सामने नहीं आया था। मुख्तसर ये कि रंगू धुर्रे शाह से दबने वाला आदमी नहीं था। धुर्रे शाह की आमद से रंगू के रंग में भंग पड़ गई और जमी जमाई महफिल रुक गई। रंगू ने दिलरुबा से कहा कि वो नाच गाना जारी रखे और किसी की परवाह न करे। माफ़ी चाहती हूँ सरकार, दिलरुबा ने बड़े अदब से कहा। आप फिर कभी तशरीफ़ लाइएगा। शाहजी के आने पर महफिल रोक दी जाती है। ये तवाइफ का कोठा है, किसी शाह का डेरा नहीं, रंगू ने गुस्से से कहा। यहाँ हर कोई आ सकता है। हम पहले से यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हमारा हक पहले है। तुम शाहजी को बाद में बुला लेना। ये सुनकर धुर्रे शाह गुस्से में आ गया और करीब था कि दिलरुबा का कोठा मैदान जंग बन जाता। अचानक धुर्रे शाह ने बिजली की सी तेज़ी से लंबे फल वाला चाकू निकाला और रंगू की शेरक पर रख दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, धुर्रे शाह ने कहा, वरना एक ही झटके में शेरक काट दूंगा। रंगू डरने वाला आदमी नहीं था, लेकिन मौत का फरिश्ता उसे अपनी शेरक के नज़दीक महसूस हुआ तो उसने पसपाई इख्तियार कर ली और चुपचाप वहाँ से निकल कर चला गया। उसे उस बेइज्जती का बड़ा रंज था। उसके साथियों के सामने धुर्रे शाह ने उसको जलील करके दिलरुबा के कोठे से निकाल दिया था। उसने कसम खाई थी कि वो इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। मेरे मुखबिर ने ये सारी बातें रंगू के एक साथी से मालूम की थी जो उसका दोस्त था। मैंने उससे अपने काम की कुछ और बातें पूछी और उसे जाने की इजाज़त दे दी और जाने से पहले मैंने उसे कुछ नकद इनाम और शाबाशी दी तो वो खुश खुश चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने एएसआई को बुलाकर तमाम सूरत हाल उसके सामने रख दी। मेरा और उसका एक ही ख्याल था कि धुर्रे शाह को रंगू ने कत्ल किया है और उसके पास कत्ल की वजह भी मौजूद है। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि वो 2 कांस्टेबलों को साथ ले जाए और रंगू को थाने ले आए। मैंने ये भी कहा कि अगर वो शराफत से न आना चाहे तो उसको हथकड़ी लगा कर ले आए। हेड कांस्टेबल उसी वक्त 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर चला गया और तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद रंगू को साथ लेकर वापस आ गया। वो शराफत से आ गया था, हथकड़ी लगाने की नौबत नहीं आई थी। उसने आते ही बड़े गुलामाना अंदाज में तकरीबन रुकू की हालत में झुककर सलाम किया। हुकुम आगा साहब, उसने बड़े फिदवियाना अंदाज में कहा। खादिम को कैसे याद किया है? मुझे चक्कर देने की कोशिश न करो रंगू, मैंने उससे कहा। जो पूछूं सच सच बता दो तो फ़ायदे में रहोगे। आप पूछें सरकार, रंगू ने कहा। गलत बयानी करूं तो बेशक खाल उतरवा कर भुस भरवा देना। तुम्हें मालूम है कि धुर्रे शाह मारा गया है? मैंने उससे पूछा। हाँ जी सरकार, रंगू ने संभलते हुए कहा। उड़ती उड़ती खबर तो सुनी थी धुर्रे शाह के कत्ल की। तुम्हारा क्या ख्याल है रंगू? मैंने उससे पूछा। ऐसे ज़बरदस्त आदमी को कौन कत्ल कर सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ सरकार, रंगू ने कहा। हो सकता है किसी के साथ उसकी दुश्मनी हो। तुम्हारी और धुर्रे शाह की भी तो दुश्मनी थी, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो एकदम घबरा गया और नज़रें चुराने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मेरी भला उसके साथ क्या दुश्मनी होनी है? उसे संभल कर कहा। उससे तो सभी डरते थे और मैं भी उससे बचकर ही रहता था।
मुझे उस पर गुस्सा आ गया। वो सीधी बात करने की बजाय घुमा फिरा कर बात कर रहा था, मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी उसके साथ में दुश्मनी थी या नहीं? मैंने डांट कर कहा। बोलो हाँ या ना। न नहीं सरकार, रंगू ने घूंट सा निगल कर कहा। मेरी उसके साथ में कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने मेज़ पर पड़ा हुआ बेत का डंडा उठाया और ज़ोर से मेज़ पर मारकर उससे कहा कि वो खड़ा हो जाए। वो डंडे के धमाके से उछलकर उठा और चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। मैंने तुम्हारी इज्जत की थी और कुर्सी पर बिठाया था। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैंने तुमसे पहली बात यही कही थी कि मुझसे झूठ न बोलना, मगर तुम मुसलसल झूठ बोलते चले जा रहे हो। अब देखता हूँ कि कैसे झूठ बोलते हो। वो पीछे हटता हटता दीवार से जा लगा। अगरचा वो पुख्ता कार जराइम पेशा था, मगर घबरा गया था। दिलरुबा के कोठे पर क्या हुआ था? मैंने बेत का डंडा उसकी शहरक पर रखकर ज़रा सा दबाव डाला और पूछा। अब वो और ज़्यादा घबरा गया, उसका रंग पीला पड़ गया। उसके वहमो गुमान में भी न था कि मुझे इस बात का इल्म हो सकता है। वो मुझे इस तरह देखने लगा जैसे मैं कोई जादूगर हूँ और उसके अंदर तक झांक सकता हूँ। वैसे तुम अपनी ज़ुबान के पक्के हो, मैंने उससे कहा। तुमने धुर्रे शाह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाई थी और उसे कत्ल करके अपनी कसम पूरी कर ली। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अचानक उसे जैसे होश आ गया और वो हिज़ियानी अंदाज में चीखने लगा। मैंने उसे कत्ल नहीं किया, किसी ने आपको गलत बताया है। वो चीख चीख कर और कस्में खा खा कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। फांसी का फंदा सामने नजर आ रहा हो तो बड़े बड़े मुजरिम दिल छोड़ बैठते हैं। मौत चीज़ ही ऐसी है। इकबाली बयान दे दो और फ़ायदा मुझसे ले लो। मैंने उसे फुसलाने के लिए लालच दिया। मरने वाले से एक दुनिया तंग थी। तुमने उसे कत्ल करके सवाब का काम किया है। मैं केस ऐसा ढीला तैयार करूंगा कि जज तुम्हें शक का फ़ायदा देकर बरी कर देगा। रंगू फिर रोने और कस्में खाने लगा कि धुर्रे शाह को उसने कत्ल नहीं किया। उसने दिलरुबा बाई के कोठे पर होने वाले झगड़े का एतराफ़ कर लिया और ये भी मान लिया कि उसने धुर्रे शाह से बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन सरकार, ये कत्ल मैंने नहीं किया। रंगू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मैं छोटे मोटे जराइम ज़रूर करता हूँ, लेकिन कत्ल जैसा बड़ा जुर्म कभी नहीं किया। मैंने उस पर बहुत जरह की और घुमा फिरा कर अपने मतलब की बात उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना कच्चा नहीं था कि मेरे चक्कर में आ जाता। चूँकि पूरा यकीन हो चुका था मुझे कि रंगू ने ही कत्ल किया है, इसलिए मैंने उस पर तशद्दुद करने का फ़ैसला कर लिया और एएसआई गफ्फार से कहा कि उसे ले जाए और उससे इकबाली बयान हासिल करे। एएसआई गफ्फार उसे ले गया। वो दिन गुजर गया था। मैं थाने से उठकर घर आ गया। मुझे यकीन था कि सुबह तक मेरा अमला रंगू से इकबाली बयान ले लेगा। अगले दिन थाने पहुंचकर रोज़मर्रा के काम निपटाए। उसके बाद एक झगड़े का केस आ गया। उन लोगों का मैंने राज़ीनामा करवा दिया। उसमें खासा वक्त ज़ाया हो गया। इन कामों से फारिग होने के बाद मैंने एएसआई से रंगू के बारे में पूछा कि उसने इकबाली बयान देने में रजामंदी जाहिर की है या नहीं। वो तो पत्थर का बन गया है सर, एएसआई ने कहा। वो इनकार पर डटा हुआ है, बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है। मैंने उसको कहा कि वो रंगू को मेरे सामने पेश करे। एएसआई ने एक कांस्टेबल से कहा कि वो मुलजिम रंगू को ले आए। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद रंगू को साथ लेकर आ गया। रंगू की हालत बहुत बुरी हो रही थी। रंगू कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा, जैसे बड़ी दूर से भागता हुआ आया हो। उसने बड़ी जालिमाना तशद्दुद बर्दाश्त किया था। मैं ऐसे तशद्दुद की इजाज़त सिर्फ आदि जराइम पेशा लोगों को या आदि जराइम पेशा मुलजिमों को ही दिया करता था। इकबाली हो जाओ और जान छुड़ाओ रंगू, मैंने उससे कहा, वरना तुम्हारी खाल उतार दूंगा। आपके पास इख्तियार है सरकार, रंगू ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। आप मेरी खाल उतार सकते हैं, लेकिन मैं किसी और का फंदा अपनी गर्दन में नहीं डालूंगा। उसकी आवाज़ में अगरचे कमज़ोरी थी, लेकिन उसका लहजा इस बात का गम्माज़ था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। मैं उसकी बात पर यकीन करके उसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि अभी तक मैंने जितनी भी तफ्तीश की थी, उसमें रंगू ही एक ऐसा मुश्तबा नज़र आया था जिस पर धुर्रे शाह को कत्ल करने का शक किया जा सकता था। मैंने रंगू को फ़िलहाल हवालात में भिजवा दिया और ख़ुद नए इम्कानात पर गौर करने लगा। अगर रंगू धुर्रे शाह के झगड़े को एक तरफ रख दिया जाए तो फिर धुर्रे शाह का कत्ल एक अंधा कत्ल बन जाता, जिसका कोई सर पैर नहीं था। कत्ल की तफ्तीश के लिए सबसे पहले कत्ल की वजह का मालूम करना ज़रूरी होता है। उस वक्त तक की तफ्तीश के मुताबिक रंगू के पास धुर्रे शाह को कत्ल करने की माकूल वजह मौजूद थी। सोचते सोचते अचानक मेरा ख्याल दिलरुबा की तरफ चला गया। मैं दिलरुबा को नज़रअंदाज कर रहा था।
मुझे उससे भी पूछगछ करनी चाहिए थी। उससे मिलने का फैसला कर लिया और उसी वक्त एक हवलदार और एक कांस्टेबल को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। दिन के 12 बजे का वक्त था। मुझे मालूम था कि ये मखलूक रात को जागती और दिन को सोती है। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा वो उन लोगों के नाश्ते का वक्त था। मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ उस वक्त गुजरात में कोई बाकायदा बाजार हुस्न नहीं था। चंद लोग ये काम करते थे और अंग्रेज़ के वक्तों से उनके पास लाइसेंस था। आजकल तो हर छोटे बड़े शहर में बदी के ये मरकज़ खुल गए हैं और ये काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। थानेदार अपने इलाके का बादशाह होता है। जब उन लोगों को मेरी आमद की इत्तला मिली तो उनके हाथ पैर फूल गए। फ़ौरन मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और दिलरुबा की माँ मेरे पास आकर झुककर आदाब बजा लाई। हमारे नसीब जा गए हुजूर, उसने मेरी बलाएं लेते हुए कहा। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हुक्म फरमाए क्या खिदमत करें। ये कहकर वो अपने कारिंदों से खाने पीने का बंदोबस्त करने को कहने लगी। मैंने उसकी खुशामद और चुर्ब ज़बानी को नज़रअंदाज करके उसे खाने पीने के इंतज़ाम करने से मना कर दिया। मैं वहाँ बैठकर कंजरों की कमाई से कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वो अपनी बेटी दिलरुबा को बुला दे, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। बेबी अभी अभी सोकर उठी है, उसने बड़े अंदाज से कहा। वो नहा धोकर तैयार हो जाए तो फिर मैं उसको लेकर आती हूँ। वैसे तो खैर है ना, लाइल्मी में कोई कसूर हो गया है हमसे। एक बात जहन में रखो बाई जी, मैंने गुस्से से कहा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है और ना ही मैं यहाँ मुजरा सुनने आया हूँ। मैं यहाँ सरकारी ड्यूटी पर आया हूँ, इसलिए फ़ौरन अपनी बेटी को वो जिस हाल में है यहाँ मेरे पास लेकर आओ, वरना फिर थाने बुलवा कर तफ्तीश करूँगा। उसने मेरे माथे पर बल देखे तो फ़ौरन कमरे से निकल गई और चंद लम्हों के बाद एक नौजवान लड़की को अपने साथ लेकर आई। उसकी आंखों में अभी तक नींद का खुमार बाकी था। बड़े खूबसूरत नैन नक्श और गोरे रंग ने उस पर बेपनाह कशिश पैदा कर दी थी। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी जो इस किस्म के पेशे से वाबस्ता लड़कियों में कम ही नजर आती है। वो कोई जिस्म फरोश तवायफ नहीं थी, सिर्फ गाना गाती थी और रक्स करती थी। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर मासूमियत और जिस्म में शादाबी कायम थी। इसीलिए धुर्रे शाह जैसा बदमाश उस पर आशिक हो गया था। दिलरुबा ने खालिस लखनवी लबो लहजे और अंदाज में आदाब पेश किया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो वो बैठ गई। उसके बाद मैंने उसकी माँ से कहा कि वो दिलरुबा को मेरे पास छोड़ दे और कमरे से बाहर निकल जाए। वो ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने दिलरुबा से इधर उधर की चंद बातें की। मेरा ख्याल था कि उसकी झिझक उतारने के बाद मैं अपने काम की बात उससे पूछूंगा। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं, दिलरुबा ने उदास से लहजे में मेरे कुछ पूछने से पहले कह दिया। क्या जानती हो, मैंने हैरान होकर पूछा। आप शाहजी के मुतालिक बात करने आए हैं, उसने कहा। आप उनके कत्ल की तफ्तीश कर रहे होंगे। मैं समझ गया कि वो धुर्रे शाह को शाहजी कह रही है। धुर्रे शाह ऐसा नामी गिरामी बदमाश था कि उसके कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गुजरात में फैल गई थी। दिलरुबा की उदासी को देखते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी धुर्रे शाह के साथ जज्बाती वाबस्तगी पैदा हो गई थी। मैंने उसकी उसी जज्बाती कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने सुना है वो बाकायदगी से यहाँ आता था, मैंने कहा। वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने आह भरकर कहा। उसने मेरे कहने पर बदमाशी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। अगर वो कत्ल ना हो जाता तो मैं उसके साथ शादी करने का फ़ैसला कर चुकी थी। उसके साथ ही उसे हिचकी सी आई और वो अपना दुपट्टा मुंह में रखकर सिसकने लगी। मैंने उसे रोने दिया। जब वो आंसू बहाकर हल्की हो गई तो मैंने अपने मतलब की बात करने का फ़ैसला कर लिया। मैं तुम्हारे शाहजी के कातिल को पकड़ना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसके लिए तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। वो तुम्हारे साथ अपने दिल की हर बात करता होगा। तुम ज़रा सोच कर बताओ, उसने कभी कोई ऐसी बात की हो कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? वो मेरी बात सुनकर कुछ सोचने लगी। गालबन वो अपने जहन में अल्फाज को तरतीब दे रही थी। रंगू के साथ उसका झगड़ा हो गया था, दिलरुबा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। ये कुछ दिनों पहले की बात है। फिर उसने वही बात सुना दी जो मैं अपने मुखबिर की ज़ुबानी सुन चुका था। और सोचो और गौर करो, मैंने उससे कहा। बेशक कोई मामूली बात हो, वो मेरे साथ अपनी छोटी से छोटी बात भी किया करता था, उसने कहा। एक रोज़ बातों बातों में उसने बताया कि उसने एक बारात के साथ जाती हुई दुल्हन को रोक लिया था और उसे साथ ले जाने लगा था, मगर फिर दुल्हन की मिन्नत समाजत आहविजारी की वजह से उसे जाने दिया था।
یہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرنے مارنے پر اتر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ تقریباً ہفتہ پہلے کا ہوگا، اس نے سوچ کر کہا۔ کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، مثلاً کہ یہ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ دولہا کون تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بارات رحیم پور واپس جا رہی تھی، اس نے کہا۔ یہ نہیں معلوم کہ دلہن کہاں سے آ رہی تھی۔ میرے لیے اتنی معلومات ہی کافی تھی کہ دولہے کے گاؤں کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے کریت کریت کر دلربا سے بہت سی باتیں پوچھی، لیکن اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ جلد ہی اس کے شاہ جی کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلربا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے اس کی جذباتی وابستگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے سیدھا تھانے آ گیا۔ رحیم پور میرے تھانے کے علاقے کا گاؤں ہے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہفتہ 10 دن پہلے یا اس سے زیادہ دن پہلے گاؤں میں کس کس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کام میں نے پولیس کے ذریعے کرنے کے بجائے مخبروں کے ذریعے کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات ایسی تھی کہ جس کی بھنک بھی ان لوگوں نے کسی کو نہ ملنے دی ہوگی کہ ان کی نئی نویلی دلہن کو کسی گنڈے بدماش نے روک لیا تھا۔ میرے مخبروں میں ایک عورت بھی تھی۔ یہ انتہائی چالاک عورت تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر تک کے راز نکال لاتی تھی۔ اس کا نام زکیہ تھا۔ میں نے زکیہ کو تھانے بلا کر کے اسے ساری بات سمجھا دی کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس نے کیا معلوم کرنا ہے۔ زکیہ چلی گئی اور دوسرے دن میرے پاس آئی۔ وہ راز کی بات نکال لائی تھی۔ اس نے ایک نئی ہی بات سنا دی۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں۔ زکیہ نے اس شخص کا سراغ لگا لیا تھا جس کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس کا نام خضر شاہ تھا اور اس کی دلہن سلمیٰ کا تعلق بھلے وال سے تھا۔ زکیہ نے ایک ایسی عورت سے دوستی گانٹھ لی جو سلمیٰ کے بہت قریب تھی اور اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ زکیہ کی فنکاری تھی کہ اس نے دلہن سلمیٰ کی سہیلی کے سینے سے وہ بات نکال لی جو بہت چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خضر کی شادی بھلے وال میں ہوئی تھی۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا، لیکن گرمیوں کے دن ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے رخصتی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد کا رکھا تھا، اس لیے دوسرے مہمان تو کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بارات کے ساتھ خاص رشتہ دار ہی رہ گئے تھے، جن کی تعداد 15-16 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ لوگ دلہن کو لے کر آ گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق دلہن ڈولی میں بیٹھتی تھی اور ڈولی کو 4 کہاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ دلہا آگے آگے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ رحیم پور کے قریب پہنچ گئے تو دلہا خضر شاہ یہ کہہ کر گھوڑے سے دوڑتا ہوا آگے چلا گیا کہ وہ گھر پہنچ کر دلہن کے آنے کی اطلاع کرتا ہے تاکہ وہ لوگ دلہن کے استقبال کی تیاری کر لیں۔ دلہا چلا گیا تو ڈولی 15-16 باراتیوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں درِ شاہ کی بادشاہت تھی تو اچانک درِ شاہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں سیسا بھری ہوئی وزنی لاٹھی تھی۔ ڈولی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اس وقت درِ شاہ کا نام ہی دہشت کے لیے کافی تھا۔ باراتیوں کا خیال تھا کہ درِ شاہ ان کی جیبیں خالی کرائے گا، لیکن اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے جب درِ شاہ نے دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے درِ شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے دلہن کو ڈولی سے باہر نکال لیا اور کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کی۔ دلہن سلمیٰ بڑی سمجھدار تھی اور باحوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ لیا اور بڑی جرأت و حکمت عملی سے کام لیا۔ سنا ہے تم سید ہو درِ شاہ؟ اس نے درِ شاہ سے کہا۔ میں بھی سید ہوں۔ تمہیں ایک سید زادی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم طاقت کے نشے میں مست ہو کر ضرور ہی ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر میری ایک شرط مان لو۔ شرط بتاؤ، درِ شاہ نے کہا۔ ماننے والی ہوگی تو مان لوں گا۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، دلہن سلمیٰ نے کہا۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ میں گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری بات سناؤں گی۔ اگر اس کے اندر جرأت اور غیرت ہوئی تو وہ تم سے خود ہی نپٹ لے گا، اور اگر اس نے بے غیرتی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں اسے علیحدگی حاصل کر کے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے کہ زبردستی کر لو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایک سید زادی کا وعدہ ہے تم سے۔ درِ شاہ کی مردانگی نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ایک لڑکی کے چیلنج سے منہ موڑے۔ اس نے دلہن سلمیٰ کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی کہ اس دوران اگر اس کے شوہر خضر نے اسے قتل نہ کیا یا اس کے سامنے نہ آیا تو سلمیٰ خود اس کے پاس آ جائے گی۔
اور اگر سلمہ نہ آئی تو وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اس کو اٹھا کر لے آئے گا اور بے نکاحی بیوی بنا لے گا۔ اس کے بعد اس نے سلمہ کو ڈولی میں واپس بٹھایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کے گھر آ کر اس نے ساری بات اپنے دولہا خضر شاہ کو بتائی۔ خضر شاہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا اور دھرے شاہ سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد خضر شاہ نے گھر میں موجود اس واقعے کے گواہ رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس واقعے کو اپنے تک ہی محدود رکھیں اور یہ بات باہر نہ نکلنے دیں۔ ان سب لوگوں نے تو اس بات کو اپنے سینوں میں دبا لیا، لیکن سلمہ خود رازداری نہ رکھ سکی اور عورت کی فطرت کی کمزوری کا شکار ہو گئی۔ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں۔ سلمہ نے باتوں باتوں میں یہ بات اپنی سہیلی کو سنا دی اور رازداری رکھنے کا وعدہ بھی لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ جسے وہ بات راز رکھنے کو کہہ رہی ہے وہ بھی ایک عورت ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے یہ راز میری مخبر ذکیہ نے نکال لیا۔ دیکھا جائے تو اس مخبر عورت ذکیہ نے میرا سارا معاملہ اور میرا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ درِ شاہ سلمہ کے شوہر خضر کے ہاتھوں ہی قتل ہوا ہے۔ میں نے ذکیہ کو شاباشی دی اور اپنی جیب سے نقد رقم انعام بھی دیا۔ اب میرا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ASI غفار کو بلایا اور اس سے کہا کہ رحیم پور چلا جائے اور خضر شاہ کو ہی اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آئے۔ میں نے ان لوگوں کو گاؤں کی عزت کے خیال سے ASI سے کہا کہ وہ کوشش کرے کہ خضر کو ہتھکڑی نہ لگانی پڑے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور چلا گیا۔ میں بے چینی سے خضر شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد ASI نے آ کر بتایا کہ خضر شاہ اسی روز سے گھر سے غائب ہے جس روز دھرے شاہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خضر شاہ نے گھر سے غائب ہو کر اپنے خلاف اس شک کو پختہ کر دیا تھا کہ مقتول دھرے شاہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر مخبروں کا جال ہر طرف پھیلا دیا۔ ان لوگوں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ خضر شاہ کے دوست کون کون ہیں اور کہاں کہاں روپوش ہو سکتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مخبر مستقل ڈیوٹی لگا دی تھی خضر شاہ کے گھر پر کہ وہ خفیہ طور پر گھر پر نظر رکھے، جو ہی خضر شاہ گھر میں آئے فوراً تھانے اطلاع کر دے۔ ایک دن گزر گیا، خضر شاہ کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، خضر شاہ یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے 2-3 جگہوں پر چھاپے بھی مارے لیکن خضر شاہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات قریب 11 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے اطلاع آئی کہ اس مخبر نے جو خضر شاہ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا اطلاع دی ہے کہ خضر شاہ اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت چھاپا مارنے کا بندوبست کیا اور ASI اور 4 کانسٹیبل کو ساتھ لے کر خضر کے مکان کی پچھلی جانب کی طرف چل دیا اور ان لوگوں کو یہاں وہاں پھیلا دیا تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ خضر شاہ کوئی عادی جرائم پیشہ شخص تو نہیں تھا، اسی لیے کسی مزاحمت کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ مخبر شناخت کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی خضر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور وردی میں پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ خضر شاہ کا باپ تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خضر شاہ گھر میں ہے۔ میں نے کہا اس سے کہیں کہ وہ خود پیش ہو جائے ورنہ میں گھر کے اندر داخل ہو کر اسے گرفتار کر لوں گا۔ اس بوڑھے نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی طرف مڑا اور تھوڑی دیر بعد ایک جوان عمر آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مخبر نے مجھے سرگوشی میں کہا یہی خضر شاہ ہے۔ خضر شاہ نے رسمی طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کلہاڑی بھی برآمد کرا دے جس سے اس نے دھرے شاہ کو قتل کیا ہے۔ اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے محلے کے 2-3 معززین کو جگا کر برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لے لیا۔ خضر شاہ نے گواہوں کے سامنے ایک بڑی ہی خوبصورت کلہاڑی جو ایک دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اتار کر مجھے دے دی اور ہم اسے لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد خضر شاہ کو حوالات میں بند کر دیا اور باقی کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات میں بڑی گہری نیند اور سکون کی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ تیار ہو کر تھانے پہنچا اور خضر شاہ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ حالات و واقعات اور شواہد اس کے خلاف ہیں، بہتر ہے کہ وہ خود ہی اقبالی بیان دے دے۔ وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ دھرے شاہ کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خضر شاہ نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ درمیان میں اس سے سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ بھی آپ کو سنا ہی دیتا ہوں۔
پہلے کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح دورے شاہ نے خضر شاہ کی دلہن کو اغوا کرنا چاہا تھا۔ دلہن سلمہ نے جب خضر شاہ کو ساری بات سنائی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت دورے شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ اتنا زبردست بدمعاش تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے دورے شاہ کو قتل نہ کیا تو وہ اسے قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت دستے والی ایک کلہاڑی بنوا کر رکھی تھی، جسے وہ باہر کہیں آتے جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقوعے والے دن شام 8-9 بجے وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک اسے گندے نالی کے قریب دھرے شاہ نظر آیا۔ وہ بلند آواز میں کوئی فلمی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز اور چلنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ خضر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور دھرے شاہ کے پاس جا کر ایک زوردار وار کلہاڑی کا اس کی گردن پر کیا۔ دھرے شاہ کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی اور وہ ایک طرف گھوم گیا۔ خضر شاہ نے 2 اور وار کیے تو دھرے شاہ زمین پر گر پڑا۔ آگے نالے کی ڈھلان تھی اور نالا خاصی گہرائی میں تھا۔ دھرے شاہ اس ڈھلان سے لڑکتا ہوا نالے میں جا پڑا اور کیچڑ کے اندر دھنس گیا۔ خضر شاہ نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خضر شاہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اپنے گھر آیا اور خون آلود کلہاڑی اچھی طرح دھو کر دیوار پر ٹانگ دی۔ اس نے اپنی بیوی اور باپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا بلکہ سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے ASI کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، اس کے باپ نے جھوٹ بول کر ٹال دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ خضر شاہ اس وقت گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے پاس کھاریاں چلا گیا۔ گرفتاری والی رات وہ گھر والوں سے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے آیا تھا کہ مخبر نے تھانے میں اطلاع کر دی۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اس کے دستخط کروا لیے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا بیان کروا دیا۔ جو مارا گیا تھا وہ معاشرے کے لیے ایک تکلیف دہ پھوڑے کی طرح تھا اور اس نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے خضر شاہ کا بڑا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی المیے کا شکار ہو۔ جب میں نے کیس تیار کیا تو اس میں جان بوجھ کر 1-2 ایسے رقم رکھے جو خضر شاہ کے حق میں جاتے تھے۔ بہرحال مقدمہ چلا۔ خضر شاہ کا وکیل اتنا ذہین نہیں تھا، وہ میرے چھوڑے ہوئے رقم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جج نے خضر شاہ کو 7 سال قید مشقت کی سزا سنا دی۔ میں نے خضر شاہ کے باپ کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ وہ سیشن کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی دوسرا وکیل کرے جو تجربہ کار ہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے اپیل کر دی۔ یہ وکیل بڑا تجربہ کار تھا۔ اس نے میرے چھوڑے ہوئے رقم سے پورا فائدہ اٹھایا اور خضر شاہ کو اپیل میں صاف بری کروا لیا۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والے سننے والے میرے اس اقدام کو غلط کہیں۔ میں نے ایک قاتل کی مدد کر کے غلط کام کیا ہے، لیکن میری نیت نیکی کی تھی اور میرے ضمیر پر اس کا کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اور اچھی کہانی ہے، آپ لوگ سنیے، آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی۔ اور کیا نام ہے اس کا؟ ڈاکو میں نام بھول گئی اس کا۔ ہاں، دھرے شاہ، کیا عجیب سا نام ہے نا۔ دھرے شاہ صاحب کسی کی بیگم کو اٹھا کر لے کے جانے کی بات کرے، بولیے، ایسے ہی چلتا تھا، پتہ نہیں کیسے لوگ تھے پہلے کے ڈاکوس۔ تو وہ اور سلمہ بھی بڑی نڈر تھی، اس نے تو کہہ دیا کہ بھئی میں تو اپنے شوہر سے بات کروں گی، اگر وہ اس کے اندر ہمت ہے تو تجھ سے مقابلہ کر لے، اور نہیں ہے تو میں خود اس کو چھوڑ دوں گی اور تیرے پاس چلی آؤں گی، مجھ سے نکاح کرے بھی بنا لے۔ اچھی بات تھی، مطلب اتنی ہمت والی عورتیں ہوتی تھیں تو اچھا لگا کہ عورتوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا اسٹینڈ لے سکیں۔ اور کون ہے اس میں؟ بس انہوں نے بھی بہت اچھے سے تفتیش کی اور جلدی سے اس کو پکڑ لیا، اور رحم دل تھے، تو سوچا کہ نئی شادی ہوئی ہے اور جو مرا ہے وہ تو ویسے ہی مجرم تھا، لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، تو انہوں نے اس کی مدد کر دی۔ چلیے اچھا ہو گیا، وہ بھی اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ کر آ گیا۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی کہانی بالکل بتانا، اور میرے مائک کا جو پرابلم ہے وہ تو ہے ہی، آپ لوگ مجھے بتائیے کہ میں کون سا والا مائک لوں جو میری ریکارڈنگ کے لیے اچھا ہو۔ تو آپ لوگ پلیز جلدی کمنٹس کریے اور مجھے بتائیے، اور کہانی کے بارے میں بتائیے، لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹس لکھیے۔ آپ لوگ بڑی کنجوسی کرتے ہیں کمنٹس لکھنے میں، لکھیے،
اور میرے کتنے اچھے بھائی لوگ ہیں کوئی کوئی تو کہ وہ برابر لگاتار کمنٹس بھی کرتے ہیں. میری کچھ بہنیں بھی ہیں جو کمنٹس کرتی ہیں، اور کچھ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ میری غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. مزہ آتی ہے پڑھنے میں. تو آپ لوگ بالکل میرے ساتھ لگے رہیے، میرے اپنوں کی طرح، بالکل میرے گھر والوں کی طرح ہو آپ لوگ. دور ہو لیکن پھر بھی نزدیک ہو، ایک فون کی دوری پر ہو آپ لوگ. تو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، کمنٹس لکھیے، سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر بھی کریے. تو ملتے ہیں انہی کی کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.